हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर 18। इससे पहले ऑलरेडी हमने 17 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत में किन तिथियों को विषुव होता है? भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 21 मार्च 22 दिसंबर, या फिर 21 जून और 23 सितंबर, या फिर 21 मार्च 23 सितंबर, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि भारत में जो विषुव होता है ये होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विषुव होता क्या है? तो देखिए, विषुव जो होता है ना, वो कोई भी ध्रुव जब सूरज की ओर झुका नहीं होता है तो पूरी पृथ्वी समान दिन और समान रातों का अनुभव करती है। इसे हम लोग विषुव कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर इसका सही आंसर है। इसी दिन विषुव होता है जहाँ पे रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत-वृत्त, कर्कवृत्त, मकर रेखा, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ग्लोब पर देखेंगे जो सबसे अक्षांश जो होती है वो सबसे कौन सा होता है, लंबा होता है? विषुवत-वृत्त होता है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यदि मान लें कि दी हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे जो लंबा होगा वो कौन सा होगा? ये जो बीच का विषुवत-वृत्त होगा वो सबसे लंबा अक्षांश रेखा होगा, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी नदी, यानी अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी है। अंटार्कटिका अस्थायी मानव निवास नहीं। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी यहीं पर है। तो बताना है आपको उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो अफ्रीका में ही है, अफ्रीका महादेश में ही है, नील नदी जो है। ठीक है, तो ये सही है। अंटार्कटिका में देखेंगे वहाँ पर कोई भी अस्थायी जो मानव निवास है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो वैज्ञानिक होते हैं वो रिसर्च अनुसंधान करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अस्थायी मानव निवास नहीं है, तो ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि ये एक द्वीपीय महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी सही है। और दक्षिण अमेरिका में देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन नदी है ये भी यहीं पर है। तो चारों का चारों पॉइंट यहाँ पे सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में क्या समय होगा? ठीक है, तो हम जानते हैं कि लंदन से हम कितना घंटा आगे हैं? 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक है, तो 6.5 घंटा, अगर 5.5 घंटा आगे हैं तो हमारे देश में कितना बज रहा है अभी? 6:30। ठीक है ना, 6:30 बज रहा है। तो उसमें से हम क्या करेंगे? 5.5 घंटा को लेस कर देंगे। तो अब देखेंगे कि कितना बज जाएगा। यहाँ पे आपका सही टाइम हो जाएगा 12 बज जाएगा ना सुबह के। शाम का तो घटाएंगे तो सुबह का ये दोपहर का होगा। यहाँ पे इसको सुधार लीजिए। एक्चुअली में यहाँ पे जो है ना 6:30 नहीं है, 6 होना चाहिए इधर। ठीक है, ये 6 बजे है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, ये 6 बजे कर दीजिए इधर। ठीक है, तो यदि भारत में शाम के 6 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय रहा होगा? तो 5:30 घंटे उसमें जो घटाएंगे तो 12:30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही समय होगा वो होगा दोपहर के 12:30। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं कि लंदन से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। तो लंदन का समय पूछा जा रहा है, तो अगर भारत में अगर 6 बज रहा होगा तो 5.5 घंटा लेस करेंगे, पीछे जाएंगे तो वहाँ पे 12:30 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है? सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है? पहला है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। ठीक है, तो ये बात सही है कि ये आकृति जो इसका है वो क्या है? त्रिभुजाकार का है। ठीक है, और इसका धरातल जो है काफ़ी ऊंचा नीचा है, तो ये भी सही है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जैसे विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाएं, तो ये भी सही है कि यहीं पे देखने को मिलता है हम लोग को विंध्य और सतपुड़ा। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है,
अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से है और यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। यहाँ तक तो बात सही था कि अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम से श्रृंखलाओं में से एक है, लेकिन ये जो लिखा है यहाँ पर तो ये प्रायद्वीपीय के लिए सही नहीं है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में ये नहीं आता है, तो ये बात गलत है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा और तापी इसी क्षेत्र से होकर के बहती हैं, तो बात सही है। देखेंगे कि आप यहाँ पे विंध्या और सतपुड़ा के बीच में ये नदियाँ बहती हैं ब्रह्मपुत्र घाटी में, तो ये सही है। तापी भी यहीं से होकर के बहती हैं, तो ये भी ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिर्फ सबसे जो गलत एक है, ठीक है, सी नंबर गलत है, लेकिन पूछा है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लाल किला अवसादी सेल से बना है जबकि ताजमहल कायंत्रित सेल से बना है। लाल किला कायंत्रित सेल से बना है जबकि ताजमहल अवसादी सेल से बने हैं। लाल किला और ताजमहल दोनों कायंत्रित सेल से बने हैं। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका कि ये जो आपका ताजमहल है ना वो, और लाल किला, ये देखेंगे कि लाल किला जो है वो अवसादी सेल से बना हुआ है। ठीक है, जबकि ताजमहल देखेंगे कि कायंत्रित सेल से बना हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो कथन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है, ऐसा सवाल है कि कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है। लीबिया, माली और दक्षिण सूडान, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण सूडान जो है ना आपका, ये सहारा मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी लीबिया भी आता है और माली भी आता है। वैसे सहारा रेगिस्तान देखेंगे तो 11 देश आते हैं। कितना? 11 देश। वो 11 देश का भरोली मैं बता देता हूँ। जैसे अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मॉरिटानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, ठीक है, सूडान है, दक्षिण सूडान नहीं है, सूडान है सिर्फ, ये ध्यान रखना आपको। ट्यूनीशिया है और पश्चिमी सहारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या पूछा था, नहीं आता है, तो ये दक्षिण सूडान नहीं आता है। नेक्स्ट है तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है। मल्च बनाना, चट्टान बांध या फिर रक्षक मेखलाएँ। तो देखेंगे तटीय प्रदेश में शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रक्षक मेखला बनाते हैं, है ना, जिससे क्या हो सकता है मिट्टी को अपरदन होने से हम लोग रोकते हैं रक्षक मेखला बना करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम हैं। स्थानांतरित कृषि का, मक्का की किस्म का या फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि का। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे जो मिल्पा, रोका, लदांग है ये आपका स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। ठीक है, जिसे हम लोग झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखेंगे मिल्पा मध्य अमेरिका और मलेशिया, नहीं मैक्सिको, सॉरी मैक्सिको ध्यान रखना है और मध्य अमेरिका ध्यान रखना है कि मध्य अमेरिका में और मैक्सिको में मिल्पा के वहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि है वो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जबकि रोका ब्राज़ील को किसने रोका, यानी कि ब्राज़ील में देखने को मिलता है रोका। और लदांग कहाँ है, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये दोनों जगह पर देखने को मिलता है लदांग। ठीक है, वहाँ पे स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जानते हैं। कहाँ पर, मलेशिया में और इंडोनेशिया में। ठीक है, जबकि रोका ये कहाँ का है, ब्राज़ील का है। जबकि मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ये दोनों हैं मिल्पा वहाँ पे, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं केरल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कावेरी जल विवाद है ये यहाँ पे आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलेगा। अगर बात करें कि ये कावेरी नदी का जो बेसिन है वो कहाँ कहाँ किस किस राज्यों में देखने को मिलता है, तो ये तो तमिलनाडु कर्नाटक में तो है ही है, साथ साथ में वो केरल और पुदुचेरी में भी इसका बेसिन है, ये ध्यान रखना है। तो ये 4 राज्यों से होकर के मतलब इसका बेसिन क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है। तो आइजोल, कोहिमा या गुवाहाटी या फिर उपयुक्त में से एक अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में देखेंगे कि असम
नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है। ठीक है। अच्छा, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी फ़िलहाल भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दो शहर एक ही अक्षांश 40 डिग्री पर स्थित हैं। शहर ए दक्षिणी गोलार्ध में है और शहर बी उत्तरी गोलार्ध में है। किस शहर में गर्म सर्दियों का तापमान होगा। ठीक है। सवाल है कि दो शहर एक ही अक्षांश 40 डिग्री पर स्थित है। शहर ए दक्षिणी गोलार्ध में है और शहर बी उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। तो किस शहर में गर्म सर्दियों का तापमान होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर ये पृथ्वी है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा, इधर विषुवत रेखा, इधर हो जाएगा आपका इस दक्षिणी गोलार्ध में है शहर ए जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि बी है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। तो पूछा है किस शहर में गर्म सर्दियों का तापमान होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ना वो ये होगा शहर ए। शहर ए में देखेंगे कि गर्म सर्दियों का तापमान होगा। ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुल खाद्यान्न उत्पादन में किस खाद्यान्न का प्रतिशत कम था। गेहूं, चावल, अनाज और दालें। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे जो हरित क्रांति जब हुआ था जिस समय, तो जो खाद्यान्न में कमी आई थी या प्रतिशत जिसका कम था वो था अनाज और दाल का। ठीक है। अनाज और दाल का, जबकि गेहूँ और चावल का उत्पादन बढ़ा था। ये ध्यान रखना है आपको। यहीं पे अगर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का जो समय था वो क्या था, तो ये देखेंगे कि हरित क्रांति का जो अवधि देखने को मिलता है पहला चरण वाला वो है 1960 से लेकर के 1970 के बीच। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और ये हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो समृद्ध हुआ था जो राज्य, उसमें से देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, ये दो मुख्य राज्य हैं। इसमें तमिलनाडु भी आप शामिल कर सकते हैं, तमिलनाडु को भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो है ना आपका पंजाब और हरियाणा, ये प्रमुख दो राज्य थे जहाँ पे हरित क्रांति के ज़्यादा बेनिफिट राज्यों में से गिने जाते थे। ठीक है। और यहीं पर एक बीज का प्रयोग किया जा रहा था। बीज का क्या कहते हैं शॉर्ट में, HYV। ठीक है। ध्यान रखेंगे HYV। ठीक है। बाकी ध्यान रखेंगे कि इस बीज की वजह से यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों का ज़्यादा उत्पादन बढ़ा था, गेहूं का और चावल का। ठीक है। गेहूं और चावल। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे मैंने HYV बताया है ना, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए आप लोग कितना टैलेंट है। HYV का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है, कुरोशियो एक गर्म महासागरीय धारा है जो खालिस्तान तक चलती है। ठीक है। सवाल है कि कुरोशियो एक गर्म महासागरीय धारा है जो चलती है, कहाँ से चलती है। फिलीपींस से जापान, इंडोनेशिया से फिलीपींस, जापान से चीन, या फिर दक्षिण अमेरिका से लेकर के, ये कहाँ पे आ गया, ये इसको रुके थोड़ा सुधारता हूँ मैं। चलिए अब सही हुआ। यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है। या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो कुरोशियो का एक जो गर्म महासागरीय धारा है ये आपका फिलीपींस से जापान के बीच में चलता है। ठीक है। फिलीपींस से जापान, ध्यान रखेंगे कुरोशियो एक गर्म महासागरीय धारा है जो फिलीपींस से जापान के बीच में चलता है ये। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप कि ये जो कुरोशियो एक जो है धारा है, ये तो गर्म महासागरीय धारा है। ठीक है। ये ध्यान तो रखना ही है। साथ में ध्यान रखना है किसी कुरोशियो गर्म महासागरीय धारा को हम लोग जापान धारा के नाम से भी जानते हैं, जापान। ठीक है। जापान धारा या फिर ब्लैक धारा, ये दोनों नाम से जानते हैं, ब्लैक धारा। तो अगर जापान धारा नाम आए या फिर ब्लैक धारा तो समझेंगे वो कुरोशियो के बारे में बात कर रहा है यार। ये दोनों धारा फिलीपींस से जापान के बीच में चलता है। ठीक है। और कुरोशियो का अगर शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है ब्लैक स्ट्रीम ही होता है, ब्लैक स्ट्रीम। ठीक है। कुरोशियो का शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक स्ट्रीम। नेक्स्ट है, भारत में अल्पाइन वनस्पति का आवास कहाँ अवस्थित है। भारत में अल्पाइन वनस्पति का आवास कहाँ अवस्थित है।
1000 से 2000 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर, या 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, या 3000 मीटर की ऊंचाई पर, या उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अल्पपाइन वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर से उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ कूट होगा। ठीक है, यहाँ पे कूट होना चाहिए। पहला ऑप्शन में है आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, दूसरा है फूलों की बौछार के साथ केरल और आसपास के क्षेत्र में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं। सी ऑप्शन है कि पश्चिमी भारत में काल वैसाखी आंधी आती है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये पहला ऑप्शन सही है कि आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, ये बात सही है। ठीक है, जबकि देखेंगे कि फूलों की बौछार के साथ केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं, तो ये भी सही है। जबकि पश्चिम भारत में काल वैसाखी आंधी है, ये बात गलत है। ये पश्चिम भारत में नहीं, ये देखेंगे बंगाल में, आसाम में ये खूंखार शाम के तूफान हैं। ठीक है, तो ये जो काल वैसाखी है ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, बंगाल और असम में के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और इसे काल वैसाखी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बात गलत हो गई। बाकी जो लू आता है हम तो जानते हैं हम लोग, लू कहाँ पे आता है, अगर लू के बारे में पूछ लिया जाए तो ये दिल्ली, पटना या फिर उत्तर भारत में कर सकते हैं कि लू चलता है, खासकर जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, है ना, इधर लू देखने को मिलता है। अब लू का तो सीजन भी आ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन गलत है। सही कौन कौन सा है, ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक अधिक सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध में पछुआ हवाओं की जो दिशा होती है किधर होती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर देखने को मिलता है दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जल के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सवाल है पृथ्वी पर जल के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन में दिया है कि भूमि पर गिरने वाला लगभग 59% जल वाष्पीकरण होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में यहाँ पे वापस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब सही है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जल विज्ञान चक्र के माध्यम से पृथ्वी पर लगातार नया जल संकलित हो जाता है। सी ऑप्शन में है कि मानव उपयोग के लिए शुद्ध पीने योग्य जल के रूप में कुल जल का केवल 2.5% ही उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला पॉइंट है कि भूमि पर गिरने वाला लगभग 65% जल वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ जाता है, ये बात सही है। जबकि जल विज्ञान चक्र के माध्यम से पृथ्वी पर लगातार नया जल संकलित हो जाता है, ये बात गलत है। ठीक है, इसी बात से देखेंगे कि लिखा है मानव उपयोग के लिए शुद्ध पीने योग्य जल के रूप में कुल जल का केवल 2.5% उपलब्ध है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे से जो गलत कथन है ये है बी नंबर। ठीक है, जल विज्ञान चक्र के माध्यम से पृथ्वी पर लगातार नया जल संग्रहित हो जाता है, ये बात गलत है। बाकी यहाँ पे सभी सही है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड जो आया है ना आपका जल विज्ञान चक्र, ये होता क्या है, तो ध्यान सुनिए। कहता है कि पृथ्वी के जल मंडल के भीतर विभिन्न रूपों जैसे कि तरल, ठोस और गैस अवस्था में पानी के संचलन की प्रक्रिया को जल विज्ञान चक्र कहते हैं। ठीक है, और जल चक्र अनिवार्य रूप से एक बंद प्रणाली है। इसका मतलब है कि आज जलमंडल में पानी की मात्रा उतना ही है जितना कि पृथ्वी प्रणाली में हमेशा मौजूद रही है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं जल विज्ञान चक्र। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सही है। ठीक है, बाकी हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 2.5% मीठे पानी का जल है, जबकि 97, ठीक है, 97.4% जो है वो खारे पानी का जल है। नेक्स्ट है, उस कथन का चयन कीजिए जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और चंद्रमा के निकटतम पृथ्वी की सतह के लिए पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल के बीच को दर्शाता है। ठीक है,
पूछा गया है उस कथन का चयन कीजिए जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और चंद्रमा के निकटतम पृथ्वी की सतह के लिए पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की तुलना में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, इसका ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की तुलना में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, यही कारण है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह मिट्टी दक्कन के पत्थर में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती हैं और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जैसे अब नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखते हैं तो अब ध्यान आपका कहाँ जाना चाहिए था, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है ना वो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी है। तो देखेंगे कि लाल और जो पीली मिट्टी होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, और ये वैसे देखने को मिलता है आपको मिट्टी दक्कन के यहाँ पे पठार होना चाहिए था, दक्कन का पत्थर नहीं, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठारों में देखने को मिलता है और ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों के रूप में विकसित होता है। तो यहाँ पे ये जो सही है इसका डिफिनेशन ये है, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का डिफिनेशन दिया हुआ है 1 और 2 में। ठीक है, नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, मानसूनी वन, कांटेदार वन, वर्षा वन, या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम लोग मानसून वन के नाम से भी या फिर मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन या फिर मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वर्षा वन तो सदाबहार वन हो जाएगा ना, उसी के अंतर्गत आएगा ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला दिया हुआ है कि मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, जबकि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। सी ऑप्शन में कि चाय, कॉफ़ी तथा गेहूँ रोपण कृषि के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन कि मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर मक्का खेती करनी है तो वहाँ पे आपको तापमान मध्यम चाहिए, वर्षा भरपूर चाहिए, वर्षा और धूप भरपूर जो है भरपूर धूप चाहिए है। ये तो पॉइंट ठीक है, यहाँ पे ये सवाल ये जो ऑप्शन दिया वही सही है। जबकि लिखा है कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, तो ये भी सही है कि रोपण कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। ये साफ लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, जब कृषि वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि के प्रकार है। जबकि यहाँ पे सी ऑप्शन लिखा है कि चाय, कॉफ़ी तथा गेहूँ रोपण कृषि के उदाहरण है। तो यहाँ पे देखेंगे चाय तो है रोपण कृषि, कॉफ़ी भी है रोपण कृषि के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन ये गेहूँ नहीं होगा, इसी वजह से ये पॉइंट गलत हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कथन सही हैं, ए और बी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा इसका आंसर। ठीक है, चाय हो गया, कॉफ़ी है, रबर है, ठीक है, और नारियल है, ताड़ है, ये सभी जो देखेंगे ये सभी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, झुमरी, तिलैया और मांदार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या दक्षिण अमेरिका, ये फिर यहाँ पे आ गया है। चलिए अब सही बात, उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि झुमरी, तिलैया और मंदार की जो पहाड़ियाँ हैं वो झारखंड में स्थित हैं। ठीक है, झारखंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, तांबा उद्योग, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग होगा, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक है, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है, खाली स्थान है, मैदान घुलनशील चट्टान जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं। रेगिस्तान, निक्षेप, कास्ट या फिर बहुत ठंडा, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैदान जो है यहाँ पे खुला घुलनशील चट्टान जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं, ये हैं। इसका जो सही आंसर है ये है आपका कास्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है।
ऑप्शन है मिट्टी और जलवायु और रोपण कृषि के प्रमुख निर्धारक हैं। मिट्टी और जलवायु रोपण कृषि के प्रमुख निर्धारक हैं। बी में है कि रोपण कृषि के लिए खेती के वैज्ञानिक तरीके की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन में है कि चाय, कॉफ़ी, तार और रबर भारत में रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है मिट्टी और जलवायु और रोपण कृषि के प्रमुख निर्धारक हैं, ये बात सही है। जबकि रोपण कृषि के लिए खेती के वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। रोपण कृषि को करना है तो वैज्ञानिक तरीका पद्धति आपको आनी चाहिए। और साथ साथ में चाय, कॉफ़ी, तार और रबर भारत में रोपण कृषि के उदाहरण है, तो ये देखेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि चाय, कॉफ़ी, तार, रबर, नारियल ये सभी क्या हैं, रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों का तीनों यहाँ पर कथन सही है। नेक्स्ट है 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, एक बताना है आपको कि भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे। ठीक है, किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जिसका जो सही आंसर है वो है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड में देखने को मिलता है आपका नेतरहाट पर्वत। ठीक है, जो आपको उसे हम लोग छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वैसे ये आपका नेतरहाट जो पर्वत है वो आपको लातेहार जिला में देखने को मिलेगा, झारखंड का लातेहार जिला में। फ्रांस का लॉरेंस क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का एक लॉरेंस क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ये बताना है। तो ये जो है फ्रांस का लॉरेंस क्षेत्र, ये प्रसिद्ध है लोहा और इस्पात के लिए। ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि फ्रांस का लॉरेंस क्षेत्र लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है। कृषि से, वृक्षारोपण से, पशुपालन से, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हरित राजस्थान है, ये कार्यक्रम जो चलाया गया था ये वृक्षारोपण के लिए चलाया गया था। ठीक है, बी नंबर। इसमें ध्यान देना है आपको कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हरित राजस्थान अभियान का शुरुआत किया गया था। इसका उद्घाटन कब हुआ था, 2009 में किया गया था जयपुर में। ठीक है, 2009 में किया गया था जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पे पहला कि इसका उद्देश्य भूमि का पुनर्वितरण करना था ताकि कुछ लोग द्वारा भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा ना हो। इसका उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और भूमि पर उनके वंशानुगत अधिकारों की रक्षा करना था। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण कृषि के तहत क्षेत्रों को बढ़ाना और काश्तकारों को लाभान्वित करना था। या उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है ना आपका, ये होगा कि इसका उद्देश्य वृक्षारोपण कृषि के तहत क्षेत्रों को बढ़ाना और काश्तकारों को लाभान्वित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही है आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इसका भूमि सुधार का संदर्भ में ये कथन सही नहीं है। बाकी यहाँ पे देखेंगे ए और बी सही है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ। आज थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैंने टफ लिया था, थोड़ा हाई लेवल का लिया था, एक लेवल ऊपर लिया था। ठीक है, आपको थोड़ा सा आज क्वेश्चन का लेवल टफ देखने को मिला होगा, बट आपके कितने मार्क्स बने, अगर आपका 30 में अगर 25 और 20 के बीच में भी है तो अच्छा मार्क्स आपको कहा जा सकता है कि अच्छे मार्क्स आप ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैंने थोड़ा हट के रखा था। बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।